हम तो अभी थोड़ा समराइज ही कर रहे हैं ताकि चीजों को और गंभीरता से आप उसको समझ सकें। तो जो चाइनीज जो हमारा जो ट्रीटमेंट है, सिस्टम जो हमारा है, उस सिस्टम में पीसीएम जो है, नेशनल चाइनीज मेडिसिन, या पीसीएस, ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम्स। तो इसमें क्या है कि हम लोग कुछ प्रिंसिपल को जानते हैं और उसके बाद जो है हम लोग काम करते हैं। वो प्रिंसिपल को जानना, हम लोग कई बार उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर हम उसको उसके पैटर्न के तहत हम फिर किसी चीज को ला नहीं पाते। जैसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रोगी का हमारे पास आना। तो अगर हमारे पास रोगी अगर आता है तो हम ये देखेंगे कि हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है कि हम उसके रोग को देखेंगे कि वह रोग बाहरी है या ये रोग भीतरी है। जैसे चोट लगती है तो कैसे कहते हैं यह बाहरी चोट है, नहीं ये भीतर की चोट है। तो उसी पर हम जो है वो इस बात को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि आपको बाहरी, यानी ये रोग जो आदमी हमारे पास आया है, ये रोग एक्सटर्नल रोग तो नहीं है, क्योंकि पैटर्न हम नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो उसको ये करना है कि ये रोग किस लेवल का रोग है, बाह्य रोग है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये हमको डिफरेंशिएट करना है। तो बाह्य रोग के अपने लक्षण हैं और आंतरिक रोग के अपने लक्षण हैं। उन लक्षण के आधार पे हम इसको जज करेंगे कि यह बाह्य रोग है या आंतरिक रोग है। जैसे बाह्य रोग में हम जो पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, उसमें दो तरह का हम अटैक को डिस्कस करते हैं। एक तो अटैक जो होता है वो विंड कोल्ड का होता है। बाहर में क्या है? विंड है जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में है, और या तो फिर वो जो है वो हीट है उसके साथ एसोसिएटेड, या उसके साथ एसोसिएटेड कोल्ड है। एक्सटर्नल पैटर्न जो भी होता है उसका संबंध हमारे स्किन से होता है। थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाए तो हमारे मांसपेशियों से होता है, या जो चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम को जानते हैं वो मेरिडियन का नाम भी जानते हैं। 12 मेरिडियन प्लस 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन को जोड़कर 14 मेरिडियंस नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मेरिडियंस हैं, और वो सारे मेरिडियंस को हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं जैसे जैसे हम इसके डेप्थ में जाते हैं। लेकिन 14 मेरिडियन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जिसमें कि हम 6 जो है इन मेरिडियन, 6 यांग मेरिडियन हम पढ़ते हैं, और 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन पढ़ते हैं। उसमें इन और यांग ही होता है। आगे की ओर जो होता है इन होता है और पीछे की ओर यांग होता है। तो इस तरीके से ये हम जो हमारा पैटर्न किससे पकड़ेंगे, तो हम अपने स्किन से पकड़ेंगे, हमारी मांसपेशियों पे जो मसल सिस्टम पे, जो मस्कुलर सिस्टम पर जो अटैक हुआ है उससे देखेंगे, या फिर जो है वो मेरिडियंस पे पकड़ेंगे। तो हमको एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, लोकेशन जानना हमको जरूरी है। तो लोकेशन जब हम जान जाएंगे
तब उसके आधार पे हमको ये पता चल जाएगा कि ये एक्सटर्नल पैटर्न पे हम चल रहे हैं या इंटरनल पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये जो रोग जो होता है तो नॉर्मली जो है वो बाहर से अगर अटैक करता है तो वो दो तरीके से करता है। एक तो हमने आपको बताया अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, और एक होता है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। ये दो तरह का हमारे ऊपर अटैक होता है। पहला पैटर्न में एक्सटर्नल जो पैटर्न है उस पैटर्न में हमें ये दो चीज़ याद रखना है। आप लोग याद कर लीजिए, माइंड में रहना चाहिए, वो रहना चाहिए अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट और एक्सटर्नल विंड कोल्ड। अब जैसे देखिए, अगर आपका जो विंड का जो अटैक हम पर हो रहा है वो कोल्ड इन नेचर, कोल्ड का मतलब एक इन है और हॉट का मतलब हीट का मतलब है वो यांग है, तो अल्टीमेट हम चले जाते हैं उसी बेसिक फॉर्मूले पे, इन और यांग का। लेकिन इन यांग के बेसिक फॉर्मूले से ही हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं और हम आ जाते हैं ये एक्सटर्नल पैटर्न पर। अब जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को कोई रोग हुआ है, आपके पास आया है, तो अगर उसको एक्सटर्नल विंड कोल्ड, तो क्या होगा उसको एक्सटर्नल विंड कोल्ड इन का, तो इन में क्या होगा कि उसको आपको बताए थे कि इन में इम्पटी हीट आ जाती है, वो भी अब आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल कोल्ड में इम्पटी हीट आएगी तो इम्पटी हीट कमजोर हीट होती है और फुल हीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट होती है, उसमें बहुत तेज बुखार हो जाएगा, इसमें तेज बुखार नहीं होता है, या बुखार नहीं भी हो सकता है, देह थोड़ा धमसा धमसा सा लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ये बुखार इसमें नहीं होता है। स्लाइट फीवर होगा या यूँ कहिए कि नो फीवर का भी संकेत मिलेगा। लेकिन क्या होगा जब कोल्ड आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा, कोल्ड का अटैक हो जाएगा, तो ये सबसे पहले अपर पोर्शंस में इसका अटैक होता है, यानी अपर वार्मर के टेम्परेचर को गिरा देगा, क्योंकि कोल्ड है। जो आपका जो अपर वार्मर है यानी चेस्ट रीजन जो है, इसके टेम्परेचर को गिराएगा, और जब इसके टेम्परेचर को गिराएगा तो आपके बॉडी में स्टिफनेस पैदा होगी। अब गर्दन घुमाना, रोटेट करना, उसको बेंड करना, रिलैक्स करना, ये सब कठिन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सीवियर स्टिफ नेक आपको होने लगेगा, बड़ी भीतर से जो है आपको जो है गर्दन की दर्द जो है वो आपको होने लगेगी। तो जनरली हम लोग उस वक्त क्या कर देते हैं, खुद भी बोलने लगेगा, डॉक्टर साहब लग रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस वाला तो अटैक नहीं है, तो स्टीफ नेक हो जाएगा, तो चक्कर भी उससे एसोसिएटेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कॉमन चीज़ें आप उससे लगा लीजिए। कंधे पे बड़ा वजन पड़ जाएगा, कंधे उठाने में दर्द करने लगेगा, पीठ का पीछे का बैक जो है, गर्डिन जो है, पेक्टोरल गर्डिन, वो सब में स्टिफनेस आ जाएगा, अपर बैक में आ जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब वार्मर का, अपर वार्मर का टेम्परेचर गिर रहा है तो क्या होगा, ठंडा जब आ जाएगा तो आपको जो है वो लंग्स है, और लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, और लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो लंग्स अपना फंक्शन नहीं करेगा, कम करेगा, और फंक्शन कम करेगा तो डिसेंडिंग पावर उसके कम हो जाएंगे, तो डिसेंडिंग पावर कम हो जाएंगे तो अपने बॉडी फ्लूइड को जब किडनी के नीचे नहीं, किडनी तक नहीं भेज पाएगा, तो वो बॉडी फ्लूइड जो है वो कफ बन जाएगा, तो आपको दूसरा तीसरा कंप्लेंट जो है वो आ जाएगा कफ का। अब कफ का जो रूप है वो या तो उसमें फॉर्म आ जाएगा, जनरली जो लंग्स में आता है वो फॉर्म आ जाता है, तो फॉर्म कैसा आएगा, या तो नाक आपका स्टफ्ड हो जाएगा, जिसको कहते हैं नेजल कंजेशंस,
नाक जम जाना या नाक भारी भारी हो जाना भीतर से, या फिर रनिंग नोज होने लगेगा। तो लंग्स में आपको बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं गया किडनी तक, तो वो बन गया आपको कफ, कफ का फॉर्म के रूप में आ गया। हो सकता है खांसी भी आपको इरिटेट करे गले में, और उसके बाद जो है कफ का टुकड़ा भी निकलने लगे। तो ये सब आपको लगेगा जब आपको विंड कोल्ड, बाहर से विंड कोल्ड, जैसे आप कहीं गए, घूम के आ रहे हैं, टहल के आ रहे हैं, बहुत ठंडी हवा बह रही है, हवा ठंडी बह रही है बाहर गार्डन में, बाहर एक्सटर्नल हवा ठंडी बह रही है, एक्सटर्नल विंड कोल्ड। तब आपको जो है ये तुरंत इमीडिएटली घर आते आते आपको ऐसा लगने लगेगा। और क्या लगेगा कि आपको जो है एयर जो है, एयर लंग्स कंजेशन होगा, तो कफ बनेगा तो लंग्स कंजेशन होगा। लंग्स क्लियर होने के लिए स्नीज करेंगे, यानी छींके आने लगेगी, एक साथ 6, 7, 8 छींके आने, और हर छींक के बाद आपका रनिंग नोज होने लगेगा और अजीब भारी भारी सा ऐसा हो जाएगा मन पर, आप जो है आराम करने लगेगा। इसके अलावा भी हो सकता है आपको कोल्ड अच्छा नहीं लगे, क्योंकि बॉडी में तो कोल्ड आ गया। आपका जो अपर वार्बर है उसमें दोनों हथेलियां ठंडी हो सकती है, आपके बाँह ठंडे हो सकते हैं, पीठ में ठंडापन हो सकता है। उसका मात्र वजह यह है कि वो जो है कोल्ड आ जाने से आपको कोल्ड के प्रति जो है जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा, एवर्सन हो जाएगा कोल्ड से। तो जब कोल्ड से एवर्सन हो जाएगा तो क्या होगा बोलिए, आप कांपने लगिएगा, मतलब मिस्टर एक्स कांपने लगेंगे, चिली हो जाएंगे, और बॉडी में दर्द होने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कपकपी के साथ बुखार होना। लेकिन बुखार नहीं होगा ना, इसमें बुखार नहीं होता है, बहुत माइल्ड फीवर दिखाई पड़ेगा। तो सीवियर जो है बॉडी एक होने लगेगा, सारे जगह पूरे बॉडी में दर्द होने लगेगा। और चूंकि ठंडा आपके बॉडी में मौजूद है तो आपको प्यास नहीं लगेगी। लेकिन टेम्परेचर गिरने से क्या होगा कि आपके गले में एक सिकुड़न पैदा होगी, और जिसके कारण गले में दर्द शुरू हो जाएगा। सब ऑल आर कनेक्टेड, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। और जब शरीर के अंदर में ठंडा रहेगा, यानी स्किन के ऊपर ठंडा रहेगा, तो आपको पसीना नहीं आएगा। और जो शुरू में जब अटैक होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑनसेट ऑफ डिजीज। जब डिजीज का आक्रमण होता है तो बहुत एक्यूट होगा, नाक छींके आने लगेगी, नाक बहने लगेगा, नाक स्टफ हो जाएगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी, नेजल कंजेशन हो जाएगा, पूरे बॉडी में दर्द होने लगेगा, बुखार भी, थर्मामीटर लगाने पर बुखार भी दिखाई नहीं देगा, अजीब सा ठंडा लगने लगेगा, हाथ वाले हथेलियों में ठंडापन आ जाएगा, ये सब कई चीज़ें आ जाएंगी, कफ होने लगेगा, लगातार छींके आएंगी, ये सब सारी चीज़ें एक एक्यूट कंडीशन में आती। तो ये जानने की आपको ज़रूरत है कि अगर वो आपको जो है विंड कोल्ड का अटैक हुआ तब, बस सिंपल सा चीज़ है। अगर विंड हीट का अटैक हुआ तो आप सब हीट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आप अभी तो कोल्ड से रिलेटेड बताए, हीट से क्या रिलेटेड आ जाएगी, फीवर हो जाएगा, ठीक है ना, फीवर आ जाएगा। उसके बाद ये फीवर जो है, हीट भी जो है वो डिसेंडिंग पावर को घटाता है। ज़्यादा हीट हो जाएगा तो लंग्स का जो है डिसेंडिंग पावर घटेगा, तो डिसेंडिंग पावर घटेगा तो उसमें कम बन जाएगा। तो आपके इस मामले में भी कफ बनता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये बनेगा, आपको फीवर होगा और कफ बनेगा, तो लेकिन जो है आपको ठंड अच्छी नहीं लगेगी,
हालांकि विंड हीट है, लेकिन एक चीज आपको पता लगना चाहिए कि ये वर्षन आपको कोल्ड से रहेगा, अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कोल्ड अच्छा नहीं लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है कि ये विंड का अपना गुण है। हीट जो है वो हीट विंड के साथ हवा में गर्मी, हीट और ठंड दोनों रहते हैं। इसलिए जब आप बाहर खड़ा रहिएगा हवा में, तो कभी आपको अजीब सा गर्म ऐसा लगेगा, कभी ठंडा ऐसा लगेगा, क्योंकि हवा का पता नहीं है वो हवा किस साइड से उस समय वैक्यूम को भरने के लिए चली आई। आप एकदम गर्मी में खड़े हैं पेड़ के नीचे, आपको ठंड लग रही है, वो हवा कहाँ से आ रही है, जबकि गर्मी जो है 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए ये विंड का नेचर है कि ये जो है कभी हवा, कभी कोल्ड को उड़ा देगी, हीट ला देगी, कभी हीट को उड़ा देगी, कोल्ड ला देगी। तो इसलिए एवर्सन टू कोल्ड रहेगा। गले में जब एवर्सन टू कोल्ड रहेगा तो आपको गले में जो है शोर रहेगा, यानी दर्द होगा। बहुत आदमी कंप्लेन करता है, जरा सा बाहर निकलते हैं भाई साहब तो हमको जो है गले में दर्द होने लगता है। बाकी चीज वो नहीं बोलेगा, बाकी चीजें आपको पूछकर समझनी पड़ेगी। तो गले में दर्द होने लगेगा, हिसाब जो है नाक का वही हो जाएगा, नाक नेजल कंजेशंस रहेंगे, रनिंग नोज रहेंगे, और बॉडी में दर्द होगा, लेकिन उतना दर्द नहीं होगा जितना सिकुड़न होता है आपको कोल्ड में। विंड हीट में उतना आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन बॉडी अप हो जाए। और स्वेटिंग जो है उसमें नो स्वेटिंग था, तो इसमें थोड़ा सा एम्प्टी हीट की वजह से ये थोड़ा माइल्ड जो है स्लाइड स्वेटिंग, माइल्ड स्वेटिंग होगा। उसमें जो है प्यास नहीं लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा थर्स्ट आपको होगा। और उसमें जो जीभ के ऊपर में व्हाइट कोटिंग आ जाती है, इसमें येलो कोटिंग आ जाएगी, क्योंकि हीट क्या कर देता है, रंग को चेंज करता है। तो ये उसमें आपको येलो कोटिंग आ जाएगी, व्हाइट कोटिंग नहीं। अब जैसे देखिए कुछ चीजों को आप समझिए फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया, विंड कोल्ड का और विंड हीट का। क्या अंतर हो सकता है दोनों में? प्यास अगर आपको लगती है, प्यास अगर आपको लगती है तो ये कंडीशन हॉट होता है, और अगर प्यास नहीं लगती है तो ये कंडीशन कोल्ड कहलाएगी। जैसे हॉट, तो जैसे वो हॉट कंडीशन है, हॉट डिजीज, कोल्ड डिजीज। जैसे आपने एक्सटर्नल पकड़ा, इंटरनल पकड़ा, तो कोल्ड डिजीज है या हॉट डिजीज है, कैसे पकड़िएगा उसको? तो आपको जो है, और अगर एब्सेंस है फर्स्ट का तो आपको ये कोल्ड है। प्यास बहुत लग रही है तो हॉट है। पेशेंट से पूछना है कि आपका कोल्ड जो है ठीक है ना। और अगर व्हाइट कोट है जीभ के ऊपर तो कोल्ड है, और जैसा कि अगर येलो कोटिंग है तो हॉट है। तो इस तरीके से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फीवर होगा तो हॉट कंडीशन होगा, और फीवर नहीं होगा या माइल्ड होगा या स्लाइट फीवर होगा तो कोल्ड कंडीशन होगा। तो इस तरीके से आप डिजीज को जो है आप पकड़ सकते हैं कि हॉट है कि आपका ये कोल्ड है। उसके बाद अगर आपको
कि जो फुल हीट या इम्प्टी हीट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे इन अगर घटता है और यांग बढ़ता है तो फुल हीट हो जाएगा, लेकिन एक दूसरा कंडीशन होता है कि इन अगर घट रहा है तो इम्प्टी हीट भी आ जाए। तो उसको इम्प्टी हीट कहते हैं। वो इन से ही पैदा होगा, एक इन से यांग बढ़ रहा है तो वो फुल हीट हो जाएगा, और अगर इन से इम्प्टी हीट आपको पैदा हो रही है तो फिर ये हीट जो है वो आपको जो है इम्प्टी हीट होगा। अब जैसे आपको क्या होगा कि फुल हीट में आपको पसीना नहीं आएगा। वो इसलिए पसीना नहीं आएगा कि हीट इतना रहेगा कि आपका वाटर कंटेंट्स रहेगा, तब ना तुरंत वो ड्राई कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और स्वेटिंग जो है एम्प्टी में दिखाई पड़ता है, हल्की हल्की हीट रहेगी, पसीना निकलता रहेगा। तो बहुत जगह इलाका में अपने कंट्री में बहुत जगह जो है वो फुल हीट का कंडीशन मिलता है, वहाँ स्वेटिंग नहीं होगी। अचानक जो है हमारे बॉडी के अंदर में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, जिसको सन स्ट्रोक कहते हैं। एम्प्टी में क्या होगा कि आपका पल्स जो है रीड कीजिएगा तो पल्स आपका स्लो हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपका पल्स जो है टाइट है तो वो फुल कंडीशन कहलाता है। अगर बॉडी में माइल्ड बॉडी एक है तो आपने देखा होगा कि माइल्ड जो आप होता है वो आपका फुल हीट में होगा, और जब आपका ये सीवियर होगा बहुत ज़्यादा तो ये एम्प्टी हीट में जब आपका कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में होगा तो मसल्स पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके कंडीशंस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। और ये आपका कंडीशन क्या हो गया कि आपने जो है एक्सटर्नल पैटर्न में दो पैटर्न देखा, एक विंड कोल्ड का और एक विंड हीट का, और हीट और कोल्ड में आपने डिफरेंस भी समझा। अगर ठीक उसी तरीके से जब हमारा इंटीरियर पैटर्न आ जाता है, इंटीरियर पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि जब इंटरनल ऑर्गेन हमारा जो है इस रोग से ग्रसित हो जाता है, इंटरनल ऑर्गेन्स और बोन, इसको माना जाता है हमारा इंटरनल ऑर्गेन। तो अगर ये प्रभावित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये मेरा पैटर्न जो है वो इंटरनल पैटर्न है। इंटरनल ऑर्गन में क्या होगा, जितना आपने मेरिडियन का नाम जानते हैं, जो 6 इन और 6 यांग वाले, वो सब के सब ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं। सिर्फ ट्रिपल वार्मर में कोई एक्सक्लूसिवली जो है ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए 5 यांग हो जाता है, 6 इन तो 5 यांग। लेकिन कई ऑर्गन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको मिलाकर करके ट्रिपल वार्मर की वो हम बताते हैं, तो इसलिए उसको एक ऑर्गन के रूप में, उसको एक सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं 6 इन 6 यांग। तो ये आपका जो है जितना ये ऑर्गन है अपर वार्मर में स्थित है, लोअर वार्मर में, मिडिल वार्मर में स्थित है और लोअर वार्मर में स्थित है। 3 वार्मर में स्थित है, और तीनों वार्मर के जो ये ऑर्गन्स हैं तो इसी को कहा जाता है हमारा इंटरनल ऑर्गन।
बोन्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। बोन्स तो आप लोग जानते हैं कि हमारा स्कल का बोन होता है और हमारा जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में हमारा होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें 33 वर्टिब्रल होती है। फिर हाथ की हड्डियां होती हैं जिसको हम ह्यूमरस और रेडियो अल्ना कहते हैं ना, रेडियस अल्ना कार्पेल, उसके बाद मेटाकार्पेल्स फैलेंजेस ये कहते हैं। उसका कंधा जो हमारा बनता है वो ह्यूमरस के द्वारा बनता है, क्लेविकल के द्वारा बनता है। इसके मिलने से पीछे से पेक्टोरल गर्टिल होता है जो आप देखते हैं, ट्रेमुलर पार्ट जिसको स्कैपुला कहते हैं। ये इसके पॉइंट से मिलकर करके बनता है जो गैल्वेनॉइड कैविटी होती है बनती है। और उस गैल्वेनॉइड कैविटी में आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस लगा रहता है जो लटका रहता है, जिसको हम बांह कहते हैं, जिसमें बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं। जिसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो है आप एक कोने में, एक साइड में, अंगूठे के साइड में एडियम 5 को देखते हैं, बीच में आप पेरिकार्डियम 3 को देखते हैं और इनर साइड में आप हार्ट 3 को देखते हैं। ये तो एक ब्रिलियंट दोनों, क्योंकि आप लोग सब लोग प्रैक्टिस में हैं तो बहुत लोग जानते हैं। तो ये आपका जो है जो स्ट्रक्चर है वो है। और नीचे रेडियस, अंगूठे की तरफ के बोन को रेडियस आपका कहते हैं। रिस्ट जिससे बनता है उसको कार्पेल कहते हैं और जिससे हथेली बनती है उसको मेटाकार्पेल कहते हैं और जिससे अंगुलियां बनती हैं उसे तो फैलेंजेस कहते हैं। तो ये आपका हो गया। पेक्टोरल गर्टिल 2 हो गए, स्कैपुला 2 हो गए, क्लेविकल 2 हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक बीच में स्टर्नम हो गया और दोनों साइड जो है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हो गए, जिसमें 7 थ्रू कहलाते हैं और 5 फॉल्स कहलाते हैं। 2 जो है 11 नंबर और 12 नंबर फ्लोटिंग कहलाते हैं। स्टर्नम से सारे जो है वो जुड़े रहते हैं। रिब्स जो है उसका ये एंड जुड़ा रहता है 7 का और पीछे वो बैकबोन से जुड़े रहते हैं। कुछ हड्डियाँ, कुछ रिब्स जो हैं वो आगे की ओर जो है वो रिब्स से जुड़ी रहती है, लेकिन पीछे की ओर वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, लेकिन पीछे जो है वो बैकबोन से नहीं जुड़ी, उसको फॉल्स कहते हैं। और दो रिब्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं, बोथ एंड साइड्स की। तो ये आपका हो गया। उसके बाद उसी तरीके से पेक्टोरल गर्टिल की जगह पर पेल्विक गर्टिल हो जाता है, जिसको हम लोग जो है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कहते हैं और जिससे एक एस सेप्ट का हड्डी जुड़ा रहता है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। बाद में चौड़ी हड्डी टिबिया होती है, उससे सटे हुए आउटसाइड में जो है वो टिबिया फिबुला होता है। और उसके बाद जो है जहाँ पर आपको याद होगा आप ST36 को दबा देते हैं तो वो जगह का जो जगह है बना हुआ है फिबुला और टिबिया है और वो नीचे जाकर करके टार्सस, तो टार्सस है। तो ये सारे टार्सस 7 टार्सस होते हैं, 8 कार्पेल होते हैं और टार्सस जो है वो आपके एंकिल को बनाते हैं। और ये जो आपका जो सोल है ये आपके उसी तरीके से मेटाटार्सस से बनते हैं 5 और फैलेंजेस से आपके टोज बनते हैं। तो ये सारी हड्डियाँ मैं बार बार इसलिए रिवाइज करता हूँ कि आपके दिमाग में ये घूमता, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये आपका बोन और आपका ये इंटरनल ऑर्गन्स ये सब प्रभावित होते हैं। इंटरनल पैटर्न, अगर ये पैटर्न आपका प्रभावित दिखाई पड़ता है तो आपको एक लाइन तो लिख लेना है कॉपी में, यहाँ डायग्नोसिस करते हैं ये इंटरनल पैटर्न है। डाउट क्रिएट कर लीजिए कि एक्सटर्नल पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन आप इंटरनल पैटर्न को नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप फिर उसके बाद आप उसको जांच करना चालू कीजिए। तो अब क्या जांच कीजिएगा, ये जो है आपको सबसे पहले जो इलनेस है
यानी बीमारी जो है, डिजॉर्डर जो है, ये आपका सुपरफिशियल लेवल से, माने एकदम जो सबसे ऊपर वाली सतह से धीरे धीरे इंटीरियर अंदर की ओर आएगा, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वो जाकर के इंटरनल ऑर्गन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपका स्किन है, स्किन के अंदर में मसल्स है, वहाँ अटैक किया, वो सुपरफिशियल सरफेस मान लेते हैं, वहाँ से फिर धीरे 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 वो चला और आकर करके ऊपर में अपर वार्बर में स्थित जो आपका लंग्स है उसको इफेक्ट कर दिया, हार्ट है उसको इफेक्ट कर दिया, नीचे स्प्लीन है उसको इफेक्ट कर दिया, इधर लीवर को इफेक्ट कर दिया। तो आपका जो है वो इस तरीके से इल्नेस जो है वो इंटीरियर टाइप का जो डिजीज का जो कॉज है वो इस तरीके से क्रिएट होता है। कभी कभी क्या होता है तो इंटरनल ऑर्गन जो होता है ना वो खुद भी जो है डायरेक्ट भी इफेक्ट हो जाता है। ऐसा जो इन्फेक्शन कोई इंटर किया तो उसको जो है वो सुपरफिशियल से नीचे 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 आने की जरूरत नहीं होती है, बड़ा ही उसका रफ्तार तेज होता है, स्पीडी होता है, और वो आकर के इंटरनल ऑर्गन को करते हैं। उसका भी एक सर्कमस्टांसेस देख के हालात क्या करते हैं। तो ये जो आपका जो इंटरनल टाइप्स ऑफ जो डिजीज होता है ये ऑलवेज क्रॉनिक होता है, एक्यूट नहीं। एक्सटर्नल एक्यूट होता है, ये क्रॉनिक होता है। तो देखिए आप पहला लाइन आप पकड़ लीजिए जो आपने इन और यांग पढ़ा था, यांग एक्यूट होता है और इन क्रॉनिक होता है। तो ये आपका यांग जो है एक्यूट है, यानी एक्सटर्नल जो है एक्यूट होता है और इंटरनल इन होता है, तो इसलिए ये क्रॉनिक होता है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर में खास खास तरह के डिसऑर्डर्स सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे कि इंटरनल ऑर्गन जब प्रभावित हो जाता है तो आपको जो है क्या दिखाई पड़ेगा कि कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा, जैसे आपको नौजिया होने लगेगा, वॉमिट होने लगेगी, आपको कमर में दर्द होने लगेगा, लम्बैगो जिसको कहते हैं, ये भी इंटीरियर ऑर्गन के कारण हो सकता है। जब ये लम्बैगो किडनी को अटैक करेगा तो लम्बैगो हो सकता है, स्टोमक को करेगा तो ये आपको वॉमिटिंग कर देगा, नौजिया कर देगा, बेल्चिंग कर देगा, फ्लैटुलेंस हो जाएगा, पेट आपका फूल जाएगा, और उसके बाद जो है अगर ये काफ़ी ज़्यादा जो है रिविलियन हो गया तो ये ऊपर भी चढ़ने लगेगा और बहुत सारे तरह का जो है हेडेक पैदा करेगा, और बड़ा ही इसका जो है डकार भी बहुत आता है। इसका डकार जो है बेल्चिंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, आवाज़ के साथ बेल्चिंग होगा। ये सब भी आपको समझना होगा। और अगर ये जो है अटैक किया यूरिनरी ब्लैडर में तो फिर जो है ये क्या अटैक कर देगा, आपको यूरिन के कल्चर पर जो है इफेक्ट कर देगा, यानी जो उसका कलर है वो चेंज कर देगा, स्टूल का कलर चेंज कर देगा, स्टूल में चेंजेस ला देगा, एसिडिक है, अल्कलाइन है, ये सब सारे चेंजेस कर देंगे। और आपको जो है तो ये जो फीवर है हो सकता है विथ नो फियर ऑफ कोल्ड और विद, इसमें वो सब जो है कोल्ड और इसका जो है आपको विंड का कोई डर नहीं रहता है। और चेंज टंग पे जो है आपका जो कोटिंग है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। और आपका पल्स भी जो है वो डीप हो जाएगा, डीप पल्स।
तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपको इंटीरियर पैटर्न में दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग और भी कई बार रिवाइज करेंगे, लेकिन इसको जानने की जरूरत है हम लोगों को। और दूसरा जो है वो हम लोग एक्सेस पैटर्न को पढ़ते हैं। अभी हम लोग ने जो पैटर्न पढ़ा वो पढ़ा एक्सटीरियर या एक्सटर्नल पैटर्न, दूसरा हमने पढ़ा इंटरनल पैटर्न। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जानकारी देंगे, वो है एक्सेस कंडीशंस। तो आप जानते हैं एक्सेस कंडीशन क्या होगा। मान लीजिए एक लेवल आपने बनाया, हम पहले ही बताए थे ए और बी, ए बी तक अगर है तब तो नॉर्मल है, बैलेंस्ड है। लेकिन ए बी से ऊपर अगर चला गया तो जैसे आपने लिमिट किया कि आपका जो 4 फ्लोर है आपका मकान, आपने लिमिट कर दिया कि 2 फ्लोर तक हम अलाउ करते हैं, लेकिन अब प्लेयर जो है वो तीसरे फ्लोर पर चला गया तो कौन सा कंडीशन कहलाएगा? एक्सेस कंडीशन। लेकिन अगर कोई फ्लोर, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि अगर प्लेयर जो है वो तीसरे पे न जाकर करके अगर दूसरे पहले पे ही रह जाता है तो उसको क्या कहिएगा कि डिफिशिएंट ऑर्डर, डिसऑर्डर हो गया, यानी डिफिशिएंसी इसको कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रुक जाता है तो क्या कहिएगा उसको कि सिंक हो गया। और मान लीजिए वो बेसमेंट में ही रह गया तो क्या होगा? तो कोलैप्स कर जाएगा, नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप एक एक्सेस कंडीशन को और डिफिशिएंट कंडीशन को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सेस कंडीशन को हमेशा फुल कंडीशन कहा जाता है, फुल। और डिफिशिएंट कंडीशन को एम्प्टी कंडीशन कहा जाता है। जैसे इन अगर गिर रहा है तो एम्प्टी ही जाएगा, अगर फुल कंडीशन में है तो इन गिर रहा है और यांग बढ़ रहा है तो वो फुल कंडीशन है। अब वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वो आपको क्या हो जाएगा? वो एक्सेस कंडीशन हो जाएगा और उसको डिविएट कहेंगे। वो अपने ऑर्डर को मानता ही नहीं है। और अगर ऊपर जाने वाला नीचे गिर गया तो डिफिशिएंट कंडीशन में। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि देयर इज फर्दर 2 कंडीशन, वन इज एक्सेस and another is deficient। ये 2 कंडीशन आपके पास आ गए और उसके बारे में हमने आपको बताया कि उस कंडीशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इनलेस ये हमेशा क्रॉनिक होते हैं, इंटरनल वाले ऑर्गन के और बोन्स वाले ये क्रॉनिक डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ये सब जो डिसऑर्डर हम बोलेंगे, या कोलाइटिस तुरंत नहीं होने वाले, ये धीरे 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 अल्सरेशन पैदा करेंगे और तब जाकर के पैदा होगा। यूटीआई भी एक्यूट नहीं होगा, यूटीआई भी जो है या सिस्टाइटिस हो गया यूरिनरी ब्लैडर में, या नेफ्राइटिस हो गया किडनी में, या ऑर्गन वाइज कोई प्रॉब्लम और भी हो सकता है। तो ये सब सारे क्रॉनिक होते हैं और इस डिसऑर्डर में हर एक ऑर्गन से रिलेटेड आपका सिम्टम्स आ जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जानना है। फुल कंडीशन का मतलब होता है हॉट कंडीशंस, फुल कंडीशन का मतलब हो गया एक्सेस कंडीशंस। एक्सेस कंडीशन का मतलब है लाइन पार गया, 2 महिला 2 फ्लोर मैंने फिक्स किया था, तीसरे पर चला गया। और दूसरा कंडीशन जो होगा एम्प्टी कंडीशन या डिफिशिएंट कंडीशन, तो वो नीचे लेवल पे रह गया, फर्स्ट फ्लोर पे रह गया, ग्राउंड फ्लोर पे रह गया, कोलैप्स ये सब करना, या फिर बेसमेंट में रह गया। तो मान लीजिए अगर एक्सेस कंडीशन होगा तो दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। एक्सेस जब कोई होगा तो हर चीज उसका एक्सेस हो जाए, जितनी चीजें हैं वो सब एक्सेस कंडीशन में आ जाए। पहला तो आप लिखेंगे वो धीरे बोलेगा ही, बहुत तेज बोलेगा, लाउड वॉइस में बोलेगा।
ये एक्सेस कंडीशन है। हाउएवर एक्सेस कंडीशन किसका है? तो ये एक्सेस कंडीशन जो है ये आपका हमेशा जो है एक्यूट हो, बहुत तेजी से आपको तुरंत होगा, सीरियस हो जाएगा। और आप देखिएगा अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है और दबाने से बीमारी अगर बढ़ जाए, दर्द बढ़ जाए, तो ये आपको एक्सेस कंडीशन है। और अगर दबाने से अच्छा लगे और घट जाए तो ये डिफिशिएंट कंडीशन है। तो डिस्कम्फर्ट से जो अगर प्रेशर से हो रहा है तो इट इज ए एक्सेस कंडीशन। यूरिन जो है वो आपका स्कैंटी होगा, कम होगा। तो आप जोड़िए एक्सेस कंडीशन में क्या आता है? हीट आ जाता है, एक्सेस कंडीशन में हीट आ जाता है, एक्सेस कंडीशन में हॉटनेस आ जाता है, ये सब एक्सेस कंडीशन है। एक्सेस कंडीशन में फायर आ जाएगा, हीट आपको बताएं। और बस इसके बाद तो इस तरीके से जो है ये आप देखिएगा, जब हीट आ जाएगा यूरिन में तो वो स्कैंटी हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें जो है वो क्या उसको कहते हैं वेपोराइज कर जाएगा। यूरिन निकलने में भी कठिनाई होगी, डिफिकल्टीज इन यूरिनेशन होगा, यूरिन करने में दिक्कत होगी, रंग बहुत गाढ़ा हो जाएगा, उसका पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो पानी यूरिन में होता है। तो देखिएगा कंप्लेन होगा कि डॉक्टर साहब एकदम गाढ़ा पीला यूरिन होता है, कई तरह का वो कंप्लेन कर सकता है। तो ये भी आपको समझना है। उसके बाद जो है आपको दर्द जो होगा वो बहुत कष्टदायक होगा, चेहरा जो होगा वो लाल हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेस कंडीशन है। एक्सेस कंडीशन में हीट आ जाता है और हीट का कलर जो है वो रेड हो जाता है, यानी फायर जो होगा वो रेड इन कलर हो जाएगा, तो आपका जो है चेहरा लाल हो जाएगा और पसीना भी बहुत आने लगेगा। और जब पसीना बहुत आएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? आप में यांग बढ़ा हुआ है, जैसे आपने बताया एक्सेस कंडीशन में एक कंडीशन एक सिम्टम्स और आ जाएगा आपको, यानी मिस्टर एक्स को वो क्या आ जाएगा कि वो एकदम पूरा अपने बिछाओं पर फैल के सोए। जो यांग का सारा सिम्टम्स पहले भी डिस्कस किए हैं, एक बार हम फिर करके आपको याद करा देंगे, लेकिन वो एक्सेस कंडीशन है या अपने कपड़े जो हैं वो बहुत हल्के कपड़े शरीर पर पहन के सोए। तो ये है क्या है कि उनके अंदर में यांग बढ़ा हुआ है और बड़ा ज़्यादा जो है एक इमोशन आ जाएगा, क्योंकि विंड से एक इमोशन जुड़ा हुआ है, उसका नाम एंगर है। विंड बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो डिजायर बढ़ जाएगी, उसके बहुत सारी इच्छा तुरंत जाहिर हो जाएगी, घर में हंगामा मचाए रखेंगे, ठीक है ना, हीट बढ़ जाएगा। और विंड बढ़ जाएगी तो क्रोध आने लगेगा, कुछ मांगेंगे और आप नहीं दीजिएगा तो लड़ाई हो जाएगी, क्रोध सामने दिखाई पड़ने लगेगा। तो इन सब चीजों में आपको जो है एक्सेस कंडीशन यांग का जितना 100 आपको बताए हैं, 100 का 100 इसमें डाल, मैक्सिमम चीज जो है आपको सिम्टम्स में दिखाई पड़ता है उस आदमी, लेकिन बशर्ते कि आपको यांग के सारे सिम्टम्स याद रहे और इनके सिम्टम्स याद रहे। पर आप देखिए, आप झटके में कैसे 2 मिनट में जो है आप पेशेंट का पकड़ लीजिएगा, ये एक्सेस कंडीशन है, ये डिफिशिएंट कंडीशन। अगर डिफिशिएंट कंडीशन में चला जाएगा तो क्या होगा? उसका वॉइस वीक हो जाएगा। आपको ये भी बताया धीरे धीरे चलेगा, वो बहुत तेज चलेंगे, दौड़ने के स्टाइल में चलेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ये बहुत बात कम करेगा, तो बात कर देगा, यस नो में जवाब देगा अगर बहुत, अदरवाइज मुँह ढक कर सोया रहेगा, वो कपड़े फेंक कर सोए रहेंगे।
थोड़ा पसीना आ सकता है। बिस्तर पे जो है एकदम लगेगा जैसे कि उकड़ू ऐसा बैठा हुआ भी तो एकदम पूरा झुका हुआ बैठा रहेगा, लेटा रहेगा तो पूरा जो है एकदम सिकुड़ कर सोया रहेगा। और इट इज ए सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज। और यूरिन बहुत होगा। आपके मन में आएगा कि ये पानी तो हमने 1 गिलास पिया, इतना यूरिन कैसे हो रहा है? इसमें यूरिन आपको बहुत ज्यादा हो, या यूं कहिए कि यूरिन इतना होगा कि आप उसके फ्रीक्वेंसी को रोक नहीं पाएंगे और इसे बहुत ज्यादा जल्दी होगा। इवन बहुत सारे लोग में जिसमें कि पेट के केस में प्रोस्टेट कमजोर हो जाता है, या यूरेथ्रा कमजोर हो जाती है, या यूरिनरी ब्लडर होल्ड नहीं कर सकता है, तो इनकंटिन्यूस हो जाता है, अपने आप यूरिन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिफिशिएंसी में दिखाई देगी। तो आप इसमें ये भी जान सकते हैं कि और जो डिफिशिएंसी होती है वो डिफिशिएंसी मैंने पहले डिस्कस किया है, कल भी थोड़ा सा आपको समझाया था आपको याद करने के लिए। यू माइट हैव रिमेम्बर, लेकिन संदर्भ आता है तो हम भूलते हैं। तो एनर्जी का डिफिशिएंसी, ब्लड का डिफिशिएंसी, इन का डिफिशिएंसी और यांग का डिफिशिएंसी, ये 4 डिफिशिएंसी जो है आपको बॉडी में आपको दिखाई पड़ेगी डिफिशिएंसी के केस में। एक्सेस में तो कोई बात ही नहीं है। एक एक्सेस आपको कंडीशन आ सकता है कि वो आदमी को जो आप उसको 2nd फ्लोर तक अलाउ किए हैं तो 3rd फ्लोर पे चला गया, तब तो एक्सेस कंडीशन है। 4th फ्लोर पे चला गया तब क्या, तो और एक्सेस बढ़ा। और आप खोज रहे हैं 2nd पे और 3rd पे और 4th पे, वो तो छत पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है एक्सेसिबली एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपके 4 तल्ला को भी पार करके 5वें तल्ले की खोज में छत पर गए, तो बीमारी आती है। अंदाज लगाइए, यांग बहुत हाई लेवल पे आपका यांग बढ़ा हुआ है। ठीक है। अब जैसे आपको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हॉट जो है हॉट, अगर मान लीजिए कोई गर्मी से आपकी बीमारी है तो आपको मैंने बताया था कि आपकी फुल हीट और एम्प्टी हीट में क्या अंतर है। तो एक ये भी पैटर्न है हॉट एंड इसका। हॉट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास बड़ा कॉमन कंप्लेंट में आएगा, कॉन्स्टिपेशन। बाकी तो बुखार उखार तो मान लीजिए कुछ हो, लेकिन अगर बॉडी में हॉट है तो कॉन्स्टिपेशन आपको बताएगा, इतना वो आदमी को तकलीफ होगी। वो यूरिन स्कैटी होगा तो कहेगा, मन में सोचेगा पानी कम पीते हैं इसलिए ऐसा हुआ ही, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के बारे में तो सब उपाय कर रहा है लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी हॉट कंडीशंस में। और अगर वो एम्प्टी हीट में है तो एम्प्टी हीट में क्या होगा, उसमें भी स्टूल पास करने में कठिनाई होगी, लेकिन स्टूल ड्राई हो जाएगा। स्टूल जो है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई उसका थ्रोट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था ये सब सारी घटनाएं रात में हो। ये सब सारी चीजें रात में, हीट तो बढ़ गया लेकिन हीट ऐसा बढ़ा जो फुल हीट की तरह नहीं है। तो ये आफ्टरनून में सारा सिम्टम्स आएगा, बुखार भी आएंगे तो माइल्ड बुखार आ जाएंगे, ड्राई स्टूल भी हो जाएगा क्योंकि गर्मी तो हो चुका है बॉडी के अंदर में, दोनों हाथ दोनों पैर भी गर्म हो जाएंगे, चेस्ट में भी गर्मी लगेगी। उसके बाद जो है आपको जो है यूरिन भी जो है स्कैटी उसी की तरह होगी, लेकिन इतना नहीं स्कैटी होगी
और ये इतना गाढ़ापन नहीं होगा। तो ये आपको जो है इम्पटी हीट का कैरेक्टर जो है आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो है कोल्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि एक फुल कोल्ड हो जाएगा और एक एम्प्टी कोल्ड हो जाएगा। मान लीजिए यांग गिर रहा है और इन बढ़ रहा है तो फुल कोल्ड। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्टी ये यांग गिर रहा है तो इन भी बढ़ जाएगा। तो उस इन को बढ़ने को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी हीट। एक होता है फुल कोल्ड, एक होता है एम्प्टी कोल्ड। एक होता है फुल हीट और एक होता है एम्प्टी हीट। ये दोनों को हमेशा दिमाग में घुमाते रहिए। जब आपको लो प्रोफाइल पे चीज दिखाई दे, इंटेंसिटी कम हो, तो दिमाग में आना है कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अब वो एम्प्टी कोल्ड में भी हो सकता है, एम्प्टी हीट में भी हो सकता है। कोल्ड में अगर मान लीजिए एम्प्टी आता है तो आपका जैसे मान लीजिए अगर वो फुल कोल्ड है तो आपको क्या होगा? उसके हाथ और पैर दोनों ठंडे हो जाएंगे, उसको ठंड लगेगी, स्टूल जो होगा वो लूज हो जाएगा। तो बस कॉमन है, एक दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा, फटाफट आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा यूरिन होने लगेगा और फ्रीक्वेंट होने लगेगा। इनकंटिनेंस आपको बताया था। प्यास आपको नहीं लगेगी क्योंकि चिलनेस में एवर्सन होता है कोल्ड का, आपको नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं चाहिएगा, आइसक्रीम खाना नहीं चाहिएगा, ठंडा पानी पीना नहीं चाहिएगा। तो क्या पीजिएगा? कॉफी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, हॉर्लिक्स पीजिएगा, दूध पीजिएगा, बोले गर्म खाना खाना चाहिएगा। समझ गया ना? तो ये सब सारी चीजें जो है आपको जो है वो फुल कोल्ड में आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है आपको याद है कि हमने बताया था कि आपका जब इन बढ़ जाएगा तो चेहरा जो है पीला ऐसा हो, ठंडा जब लग जाता है आदमी का ना तो चेहरा लाल नहीं रहेगा, पिंक नहीं रहेगा। हीट बढ़ेगा तो लाल हो जाएगा और ठंडा बढ़ेगा तो उसका जो है येलो चेहरा हो जाएगा। तो ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप पेट में दर्द होगा और उसको दबाने में क्या होगा कि दबाने में उसको आराम होगा। हो सकता है आपसे डिमांड करे कि बॉडी भी प्रेस कर दे, थोड़ा दबा दे, ऐसा लगेगा और उसको अच्छा लगेगा। तो ये आपको फुल कोल्ड में ये सब सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। एम्प्टी कोल्ड में वही थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा। कोल्ड हैंड तो हो ही जाएगा, फिट भी हो जाएगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। ठंडा भी लगेगा, प्यास नहीं लगेगी, लेकिन स्वेटिंग होगा, लूज स्टूल होगा, एक्सेस यूरिनेशन भी होगा, लेकिन इनकंटिनेंस नहीं होगा। एक्सेस यूरिनेशन जो है ना होगा, एक्सेस, लेकिन इनकंटिनेंस नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है आपको उसमें दिखाई पड़ेंगी। और ठीक उसी तरीके से अगर इन प्रोमिनेंसी आ जाती है, डिफिशियंसी की इनडिफिशियंसी आती है तो आपके अंदर में जो है वो बहुत सारे फर्दर जो है सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। दैट विल डिस्कस्ड टुमारो। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा दिमाग में कंसोलिडेट कीजिएगा। हम बार बार इन सब चीज़ों को इसलिए समझाते हैं, यही हमारा बेस है और इसी से हम पैटर्न पता लगाएंगे और इसी से हम कॉज का पता लगाएंगे और कॉज का पता लगाकर हम इसी से रेमेडी का पता लगाएंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है, इसीलिए बार बार जब जब भी होगा, एक बार, दो बार, तीन बार जब भी होगा, तब जो है हम इसको आपको बताएंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो टुमारो
the related aspects will be discussed, and further certain clarifications and certain thumb rule will be discussed. Okay? Thank you to all participants and good night to all. Thank you, sir. Thank you, Pranam. खुश रहिए, खुश रहिए. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.